मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 28 जनवरी का डेली न्यूज एनालिसिस हिंदू का हम शुरू करते हैं। मेन आर्टिकल है आज का, इंडिया सेंड्स नोटिस टू पाकिस्तान टू अमेंड 1960 इंडस पैक्ट ट्रीटी। 1960 की जो वाटर ट्रीटी है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसमें अमेंडमेंट के लिए इंडिया ने पाकिस्तान को लेटर लिख दिया है, क्योंकि पाकिस्तान अब हेग चला गया है, जो जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है वहां पे जो दो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं जेएनके में जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कंसर्न्स को लेकर वो हेग चला गया है। उसकी फ्राइडे को हियरिंग स्टार्ट हो गई है और जिसके हवाले से इंडिया ने उनको उस जो पहले का डिस्प्यूट रिजोल्यूशन तय हुआ था उसके बारे में कंसर्न लेते हुए कहा कि ये सही नहीं है, जो चैनल ऑलरेडी डिसाइडेड है उसमें रहना चाहिए था पाकिस्तान को, बट क्योंकि वो खुद ही इंडिया को बॉयकॉट करते हुए फ्राइडे को हियरिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो उसको लेकर के इंडिया ने फाइनली उनको लेटर लिखा है कि उनका जो फाइनल प्रोविजन है इस ट्रीटी का उसको चेंज करना चाहते हैं और उसके लिए लेटर फाइनली पाकिस्तान को लिख दिया है। ये इशू पहले भी आ चुका है और यूपीएससी के मेंस के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ज्योग्राफी के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, क्योंकि इंडस रिवर सिस्टम को हम आप ध्यान दें कि हिमालयन वाटर सिस्टम को हम समझते हैं, पूरा ड्रेनेज सिस्टम समझते हैं ज्योग्राफी के स्टार्टिंग में, और ये प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सो इसको हम बिल्कुल ध्यान से समझेंगे और कुछ पिक्चर्स भी देखेंगे। तो पहले फ्लो ऑफ लाइफ देख लेते हैं। एक्चुअली द इंडस रिवर सिस्टम इज क्रिटिकल टू बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी 1960 को ट्रीटी 60 में साइन हुई थी। और इसमें इंडस सिस्टम में क्या है, एक्चुअली जो मेन नदियां हैं कंप्राइजेस मेन रिवर्स, दैट इज जो ट्रिब्यूटरीज भी हैं, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम और चिनाब, जो पांच, पंजाब जिसको कहते हैं, पंजाब का मतलब जो 5 नदियों से घिरा हुआ, उन 5 नदियों का डिस्ट्रीब्यूशन है। और ईस्टर्न और वेस्टर्न नदियों में इनको बांटा गया, उसको पिक्चर से आगे देखेंगे। द पॉइंट इज दिस कि इस ट्रीटी की चीजों, इस ट्रीटी को मेंटेन रख के और उसमें टाइम टू टाइम उसकी बैठकों का डिसीजन पहले लिया जा चुका है कि आप समय समय पे इसे बैठक करेंगे और चीजों को समझेंगे। बट फिर भी हम जानते हैं कि पाकिस्तान और चाइना दो ऐसे हमारे पड़ोसी देश हैं जो कभी भी करवट बदल लेते हैं। तभी उन्होंने कुछ दिन पहले शांति प्रस्ताव भेजा था कि हम बात करना चाहते हैं, बट अब वो फाइनली यही चले गए। सो इस तरह की चीजें होती रहती हैं, कभी स्टेबल रिलेशनशिप रहने की उम्मीद कम ही रहती है इन देशों के बीच, हमारे और पाकिस्तान, हमारे और चाइना के बीच। Now the point is कि the source said Pakistan moved to push the World Bank for a court of arbitration ran counter to the pre-existing channel, जो पहले का चैनल था उसको ओवरराइड करके वो वहां पहुंचा है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का थ्रू अ न्यूट्रल एक्सपर्ट, जो हमारे वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को असाइन किया गया था कि इन समस्याओं को समझने के लिए, पर इसको तोड़ते हुए फाइनली दोबारा वो हेग चला गया। Now the point is this कि ऐसे करने से चीजों को सॉल्व करना कितना आसान है कितना मुश्किल वो समझने वाली बात है, पर फिलहाल के लिए ये एजेंडा है। The Indian officials said the parallel process instead of a graded mechanism had led to a stalemate, adding that India was left with no choice but to demand that Pakistan come to the table for negotiation amendments. तो वो हम तो वैसे भी बोलते रहते हैं कि आप पाकिस्तान से सीधी सीधी बात कर लो, पर वो तैयार नहीं होते। And the point is this कि एज वी स्पीक, ये पाकिस्तान की तरफ से बात है कि एज वी स्पीक अ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इज होल्डिंग इट्स फर्स्ट हियरिंग इन द हेग ऑन पाकिस्तान ऑब्जेक्शन टू किशनगंगा एंड रेटल हाइड्रो प्रोजेक्ट। किशनगंगा पे और रेटल हाइड्रो प्रोजेक्ट जो वहां बन रहा है, जो एक हाइड्रो प्रोजेक्ट नीलम पे बनाया जा रहा है जो पाकिस्तान बना रहा था, किशनगंगा पे प्रोजेक्ट हम बना रहे थे, उसी डिस्प्यूट को लेकर के वो हिक गया है ना। पाकिस्तान एमएफए स्पोक्स पर्सन मुमताज जहरा बलोच टोल्ड रिपोर्ट ऑन फ्राइडे, तो ये उन्होंने कहा कि जो किशनगंगा और रेटल हाइड्रो प्रोजेक्ट पे अभी वर्ल्ड बैंक ने या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कुछ नहीं बोला है, लेकिन उस जो कंसर्न है उनका वो इन्हीं दोनों प्रोजेक्ट को लेकर के है। ओके, आपको समझ लेते हैं स्टार्टिंग से जरा कि व्हाट इज ट्रीटी। ट्रीटी है क्या एक्चुअली, सो इंडस को रिवीजन करना भी जरूरी है। द इंडस वाटर ट्रीटी 1960 इज अ वाटर शेयरिंग पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान दैट कवर्स 6 रिवर्स, इसमें हम कवर करते हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में। इसका फाउंडेशन क्या है, व्हाट इज द फाउंडेशन क्या है कि द प्रियम्बल टू द ट्रीटी एम्स एट सेटिस्फैक्टरी यूटिलाइजेशन ऑफ द इंडस सिस्टम, मतलब सेटिस्फैक्टरी इसका यूज करने का, किसी की ओनरशिप नहीं है नदियों पे, सिर्फ यूज कर सकते हो आप इसके पानी को और इसके सिस्टम को, जिसमें कौन सी नदियां, वही 5 नदियां आती हैं। और जो बेस्ड ऑन द गुडविल बिटवीन द 2 कंट्रीज, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बंटवारे के बाद से नदियों का बंटवारा, जगहों का बंटवारा जो हुआ उससे डिस्प्यूट बढ़ता चला गया, लेकिन फिर भी 1960 पे एक ट्रीटी साइन हुई कि आप यूज करने के आधार पे इसके पानी और फ्लो को यूज कर सकते हो। नाउ द पॉइंट इज व्हाट आर द इंडियन पाकिस्तानी शेयर्स इन दैट इंडस रिवर सिस्टम। तो 3 नदियों को ईस्टर्न साइड रखा गया और 3 नदियों को वेस्टर्न साइड रखा गया। तो ध्यान दीजिए कि सतलज, ब्यास और रावी, सतलज ब्यास और रावी, ये आपकी जो हो गई दैट इज अ वेस्टर्न, ये इसको ऐसे बांट लेते हैं।
वेस्टर्न नदियां हो गई, और साथ ही साथ जो इंडस, चेनाब और झेलम, ये तीनों जो हो गई ये हमारी ईस्टर्न नदियां होंगी। इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ये ईस्टर्न हो गई, ये वेस्टर्न हो गई। वेस्टर्न पे हमारा अधिकार हो गया, ईस्टर्न पे पाकिस्तान का अधिकार हो गया। Now, Pakistan is entitled for unrestricted use of western rivers. India is under obligation to let flow the western rivers unrestricted. मतलब ठीक है, दोनों की नदी, आप ध्यान दीजिए, इंडस नदी का जो ओरिजिनेशन है वो तिब्बत के पश्चिम इलाके में जो मानसरोवर के पास एक जगह है, वहां से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, तो यहाँ से नदी फ्लो करते हुए यहाँ से जाती है। तो इसी की बाद में जो ट्रिब्यूटरीज हैं, वो जो बाकी की नदियां हैं, 4 नदियां और हैं, उनका जो है उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन इसी नदी की ट्रिब्यूटरी की, इसी मेन नदी के सहारे होता है। नाउ व्हाट आर द लिमिट्स इन यूजिंग द ट्रीटी? लिमिट्स क्या थी इन नदियों के यूज करने की, पानी के यूज करने की? दैट बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव द राइट टू नॉन कंजम्पटिव यूज, और उनका राइट था कि कोई भी नॉन कंजम्पटिव यूज पर, आप नॉन कंजम्पटिव का मतलब किसी का क्षेत्राधिकार नहीं है, आप उन्हें प्रयोग कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया गया ईस्टर्न और वेस्टर्न के हिसाब से। हाउएवर बोथ साइड्स हैव द राइट ऑफ ड्रेनेज यूजेस, जिसका पानी का ड्रेनेज है उसको यूज करना, एंड रिवर कंजर्वेशन एस्पेक्ट। बोथ साइड्स आर मैंडेटेड टू प्रिवेंट पोल्यूशन को दूर करना एज रिस्पॉन्सिबल पार्टनर्स। बोथ साइड्स आर एक्सपेक्टेड टू क्रिएट परमानेंट इंडस कमीशन और कमिश्नर्स इन चार्ज। तो हम इसमें क्या था कि इंडस कमीशन बनाया जाएगा, उसके पानी को साफ रखा जाएगा, पोल्यूशन ना हो, और साथ ही साथ इनके ड्रेनेज के सिस्टम को हम वो दोनों देश यूज कर सकते हैं। डिस्प्यूट क्या है एक्चुअली? कि डिस्प्यूट ये हुआ है, वो आगे समझेंगे, 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की वजह से डिस्प्यूट आया है। तो 5वां नंबर है, व्हाट इज द इंडस डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म? क्या था उसको सुधारने का, कोई डिस्प्यूट ना हो। एनी डिस्प्यूट विल हैव टू बी एग्जामिन्ड बाय द कमिश्नर, जो कमीशन बनेगा उसके हिसाब से। अंडर आर्टिकल 8 ऑफ द ट्रीटी बोथ साइड्स आर एक्सपेक्टेड टू मीट एटलीस्ट वंस इन अ ईयर टू डिस्कस बायलैटरल प्रॉब्लम्स, और साल में एक बार इस कमीशन में बैठक होगी समस्याओं को समझने के लिए। आफ्टर उरी अटैक, प्राइम मिनिस्टर मोदी has decided to suspend talks between the commissioner, उरी अटैक के बाद इसको बंद कर दिया गया, and has stopped short of reviewing the treaty। मोदी जी ने इसको कैंसिल किया कि नई बैठक होगी क्योंकि उरी अटैक हो चुका था। नाउ अब छठा पॉइंट ये है कि कैन इंडिया अब्रोगेट और विड्रॉ फ्रॉम द ट्रीटी? ऐसा आर्टिकल 64 का यूज करते हुए, वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 64 को सलाह करते हुए एक्सपर्ट्स ने कहा कि इंडिया चाहे तो इस ट्रीटी से विड्रॉ कर सकता है, बट अभी ऐसा नहीं हुआ है। और साथ ही साथ व्हाई इज द ट्रीटी वाइटल फॉर पाकिस्तान? ये ट्रीटी पाकिस्तान के लिए वाइटल क्यों है? द वाटर ऑफ द इंडस सिस्टम फ्लोइंग ऑन टू पाकिस्तान हेल्प्स इरिगेट अबाउट 1,10,000 स्क्वायर किलोमीटर। क्योंकि आप ध्यान दीजिए, ये पानी फ्लो करके इधर की तरफ आता है, तो उसका फ्लो जो बढ़िया फ्लो है वो पाकिस्तान की तरफ जाता है। क्योंकि आप ध्यान दीजिए, इंडस यहाँ पे हिंदू कुश से डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे गया है, तो जो पानी का फ्लो है वो यहाँ से मूव करके इस तरफ की तरफ ज्यादा है, तो पाकिस्तान इसमें बेनिफिशियल सिचुएशन में है, तो ये ट्रीटी पाकिस्तान के लिए काफी वाइटल है। नाउ द पॉइंट इज कि अब डिस्प्यूट जो है, जो आगे का डिस्प्यूट जो बन रहा है वो ये है कि किशन गंगा, आप ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे किशन गंगा इसकी ट्रिब्यूटरी आगे जाके मिलती है इसी सिस्टम में, किशन गंगा यहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ पे एक नदी है नीलम। आपको मैं आगे वाले पिक्चर में, हाँ, किशन गंगा यहाँ पर और नीलम यहाँ पर। तो इन दो नीलम और किशन गंगा, हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो किशन गंगा पे बना रहे हैं। नाउ डिस्प्यूट क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ किशन गंगा प्रोजेक्ट स्टार्ट इन 2007, और ये एक्सपेक्टेड था कि 2016 तक ये कंप्लीट हो गया था। और जो ट्रिब्यूटरी है झेलम की, जो किशन गंगा है वो झेलम की ट्रिब्यूटरी है। अगर आप ध्यान दें तो 3 नदियों के सिस्टम में इंडस, झेलम और चिनाब, ये तीनों पाकिस्तान के पास हैं ईस्टर्न रिवर्स में, और इसी झेलम पे किशन गंगा की ट्रिब्यूटरी पे हम जो है वो बना रहे थे, प्रोजेक्ट बना रहे थे। नाउ ऑलमोस्ट अ ईयर लेटर पाक स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग द नीलम झेलम प्रोजेक्ट। ध्यान दीजिएगा कि कुछ समय बाद पाकिस्तान, ऑलमोस्ट अ ईयर लेटर पाकिस्तान स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग नीलम झेलम प्रोजेक्ट बनाने लग गए नीलम पर, ऑन द नीलम नदी लोकेटेड इन पीओके। ठीक है, तो क्योंकि उसने देखा कि हम बना रहे हैं तो उन्होंने भी बनाना चालू कर दिया प्रोजेक्ट अपना। नाउ पाक फियर्स द इंडियन प्रोजेक्ट विल डाइवर्ट अ पोर्शन ऑफ किशन गंगा नीलम इन पाक। अब उनको लगा कि जो पाकिस्तान का जो नीलम नदी पे जो उनका पानी है वो किशन गंगा के मार्फत हम डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, विच विल रिड्यूस पावर जनरेशन एट द नीलम झेलम पावर हाइड्रो पावर प्लांट, और विच विल रिड्यूस पावर जनरेशन, और इससे जो उनका प्लांट में जो लाइट बनेगी, जो बिजली बनेगी नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्लांट में, उसमें कमी आ सकती है, ये उसको लगा। In 2010, Pak went to the International Court of Justice for resolution on the conflict under the provision of the Indus Water Treaty, और 2010 में वो
फिर वो कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चला गया इस सवाल को लेकर के, और इसी पे आगे फिर से वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हेग चला गया है। नाउ ये जो पिक्चर है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है कि ईस्टर्न रिवर में सतलज, ब्यास और रावी आता है, इसको याद रखिएगा प्री के पर्पस से सब चीजें इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न रिवर में चेनाब, झेलम और इंडस, क्योंकि ये दोबारा न्यूज में है इसलिए प्री में सवाल बन ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और मेंस में ट्रीटी पूछी जा चुकी है और इसके साथ ही साथ इस पे और भी कई सवाल बन चुके हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। नाउ द पॉइंट इज दिस कि अब हमें ये देखना है कि ट्रीटी क्रूशियल फॉर पीस डेवलपमेंट, ये जो ट्रीटी है ये शांति और डेवलपमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों को ही इस रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरीज का, नदियों का सहारा मिलता है, उस इलाके में पानी की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ पाकिस्तान हैड फर्स्ट रेज ऑब्जेक्शन टू इंडियाज कंस्ट्रक्शन ऑफ 330 मेगावाट किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन झेलम रिवर बैक इन 2006 में ऑब्जेक्शन उठाया था, एंड देन ऑब्जेक्टेड टू प्लान टू कंस्ट्रक्ट 850 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन चेनाब रिवर एज वेल। तो चेनाब पे और झेलम पे दोनों पे जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं उस पे सवाल उठाया था पाकिस्तान ने। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान differed on whether the technical details of Hydel project confirm with the treaty, और इस पे उनकी आपस में बातचीत भी हुई थी। given that the Jhelum and Chenab were part of the western tributaries, क्योंकि ये बात सही है कि झेलम और चेनाब दोनों ही पश्चिमी पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है, तो वेस्टर्न रिवर सिस्टम जिनको दिया गया है उसी का हिस्सा है। ना डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में आर्टिकल 9 कहता है ऑफ द ट्रीटी दैट डील्स विद द सेटलमेंट ऑफ डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट्स, जो कहता है देयर आर 3 पॉसिबल स्टेप्स टू डिसाइड ऑन ऑब्जेक्शन, इसको सुधारने के, इसको सॉल्व करने के 3 स्टेप हैं। वर्किंग विद इन द परमानेंट इंडस कमीशन पीआईसी बना करके, ऑफ द इंडियन पाकिस्तान डेलीगेशन ऑफ वाटर एक्सपर्ट्स को बिठा करके आप मीट रेगुलरली, टाइम टू टाइम मिलिए, कंसल्टिंग अ वर्ल्ड बैंक अपॉइंटेड न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट करके उससे बातचीत करिए और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, और साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक एंड परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेज, जिसमें कहा कि वो सेटिंग अप अ कोर्ट, और एक कोर्ट बनाए जो प्रोसेस करे, आपके बीच एडजुडिकेट करे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। लेकिन ऐसा हो कहाँ पाता है, उरी का अटैक हुआ और प्रॉब्लम फिर से बढ़ गई। तो ये सब चीजें हमारे पाकिस्तान के इंटरवेंशन से और चीजों को खराब करने से खराब हो रही हैं। बट द पॉइंट इज कि जो दोनों नदियों पे जो हाइड्रो पावर बना था, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो इंडिया बना रहा था, उस पर क्वेश्चन जो पहले भी उठा चुका है। तो ये था हमारा पहला आर्टिकल जिसमें हमने बेसिक चीजों को समझा, और ये अभी की जो घटना जो न्यूज में फिर से आ गया है, तो प्री और मेंस के पर्पज से इंपॉर्टेंट बनता है, इसको अपने नोट्स में प्रिपरेशन में ऐड करते चलिए। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा कि पीएम साहब ने कहा है कि तमिल जो है वो ओल्डेस्ट लैंग्वेज है पृथ्वी पे, और इसके लिए हमको जो उन्होंने जो परीक्षा पे चर्चा हुई उस बात में बच्चों से कहा, और इस बात को कहा कि हमें अपने आप को गौरवान्वित महसूस कराना चाहिए, क्योंकि हमारी जो भाषा तमिल भाषा है हमारे देश की, वो ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। और जो आजकल का जो कल्चर है वो इतना एक्सपेंशन ले रहा है कि हम जो उत्तर भारत के लोग डोसा, इडली, सांभर ज्यादा खाते हैं, और साउथ में आलू पूरी का भी चलन चल रहा है। तो इस तरीके से हम एक बहुत ही डाइवर्सिफाई देश में रहते हैं, और इस लिहाज से उन्होंने ये सारी बातें उस प्लेटफॉर्म से कहीं परीक्षा की चर्चा पे। तो कुछ चीज देख लेते हैं कि हमारे 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी होंगी, 22-23वीं अभी बात चल रही है। सो उसमें से कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। इन 22 भाषाओं को पूछा भी गया है प्री में, इसको याद रखिएगा। उसमें तेलुगु, तमिल भी भाषाएं आती हैं। साथ ही साथ 22 भाषाओं में से कौन सी भाषा किस स्टेट की है और अभी कौन सी ऐड करने वाली है, वो प्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इन भाषाओं का डिस्ट्रीब्यूशन 8th शेड्यूल में हमें बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नाउ तीसरा न्यूज है हमारा आज, एयर इंडिया ने अनवील किया है न्यू टेल आर्ट। एक टेल आर्ट है, उसको अनवील किया है और उसको बनाया है कोची मुजरिस बेनायल ने। राइट, बिनाल का मतलब द्विवर्षीय। सो कोची मुजरिस ने इसको बनाया है, डिजाइन किया है, और जिसमें इन्होंने काफी डिफरेंट तरीके की आर्ट का यूज किया है, जिसमें कह रहे हैं कलर्ड लैंडस्केप्स filled with the chamalons, grasshoppers, microorganism, aquatic creatures. The metaphysical painting simultaneously reveals the enigma of tiny creatures and the enormity of hills and flower beds. तो ये कोची मुजरिस क्या है, इसको देख लेते हैं। ये जो कोची मुजरिस बनाया, मतलब 2 साल में ये घटित होता है, 22 से 23, इज अ
इंटरनेशनल कंटेम्प्रेरी आर्ट एग्जीबिशन है दैट रन्स फॉर 4 months ऑफ द आइलैंड ऑफ फोर्ट कोची इन केरला। और इनकी वेबसाइट पे जब मैं गई तो मुझे ये पिक्चर मिली जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि ये 2011 में फाउंड हुआ था एंड इज इंडियाज फर्स्ट एवर बेनाइल ऑफ इंटरनेशनल कंटेम्प्रेरी आर्ट एंड इट्स स्टोरी इज यूनिक टू इंडियाज करेंटली रियलिटी, इट्स पॉलिटिकल सोशल एंड आर्टिस्टिक लैंडस्केप। सो ये जो जो अब प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की जो आर्ट और स्टोरी है उसको प्रोमलगेट करते हैं और आजकल के इन्वायरमेंट के हिसाब से अपनी आर्ट और कल्चर को एक्सपेंशन देते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, एग्जीबिशंस करते हैं। तो कोई कुछ नया दिमाग में जब भी न्यूज़पेपर में आए तो देख लेना चाहिए, कभी-कभी हेल्पफुल रहता है। नाउ मुझ इसके मिशन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि दिस कोची मुजरिस सीक्स टू इन्वोक द टैलेंट cosmopolitan spirit of modern metropolis of Kochi and its mythical past. Mujiris to create a platform that will introduce contemporary global visual art theory and practice to India. So जो नाम है ये जैसे कि इसका कोई गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन नहीं है बट स्टिल इट इज इम्पोर्टेंट टू नो कि किसने डिजाइन किया है। कुछ ऐसा जुड़ा हुआ शब्द अगर आए तो हमें पता होना चाहिए और बाकी अगर आप इसको और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप जा करके इनकी वेबसाइट में सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है हमारी वो एशियन वर्ल्ड वाटर वर्ल्ड सेंचुरी सेंसस 2023 के बारे में हैज रिकॉर्डेड 65% इंक्रीज इन वाटर वर्ल्ड इन केरला। ये बता रहे हैं, ये पूरी एक लिस्ट है बर्ड्स की। जो पिक्चर्स जो बर्ड्स यहाँ दिखाई गई वो तो है ही, पर आप याद रख लीजिए कि प्री में ऐसा पूछा जाता है, कभी संस्था के बारे में पूछेंगे, कभी कुछ बर्ड्स के बारे में पूछेंगे, तो इसको आप बिल्कुल स्किप मत करिए प्री के पर्पज से। साथ ही साथ जब इनके इसकी वेबसाइट को और एक्सप्लोर करेंगे तो आपको यहाँ पे दो चीज दिखाई देंगी, वेटलैंड इंटरनेशनल और इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस। ठीक है, सो एशियन वाटर बर्ड सेंसस टेक्स प्लेस एवरी जनवरी को उसको गठित किया जाता है। दिस सिटीजन साइंस इवेंट इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस। इस सेंसस को क्लिक करेंगे ना तो वहाँ 75 स्पीशीज दिखाई देंगी आपको बर्ड्स की। कुछ इंडियन है, कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स हैं और तरह तरह की बर्ड्स आपको वहां पे दिखाई देंगी। सो जब नेक्स्ट एक्सप्लोर मैंने इसको किया तो 76 स्पीशीज अभी तक डिस्कवर ऑब्जर्व और डिस्कवर कर चुके हैं वो लोग। और ये चेकलिस्ट है उनकी वेबसाइट पे, जो ई बर्ड करके एक उनका सब पेज है उसमें है। इसमें बहुत सारी ऐसी बर्ड्स हैं जो जैसे इंडियन स्पॉट बिल डक। ध्यान दीजिएगा, ये जो बर्ड्स हैं जो इंडिया की स्पेशीज से इंडिया के ओरिजिन से जुड़ी हुई हैं वो प्री में पूछी जाती हैं। तो मैंने इसको पूरा एक्सप्लोर नहीं किया, आपके लिए होमवर्क है ये आज का। आप उनकी वेबसाइट पे जाइए और जो भी इंडिया से जुड़ी हुई बर्ड जैसे कोयल हो गई, हॉर्नबिल हो गई, इंडियन स्पॉटेड बिल डक हो गई, ऐसी बहुत सारी बर्ड्स हैं जो यहीं की ओरिजिन है और कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं जिनके नाम पूछे जाते हैं। तो आप प्री के पर्पज से जो इस साल यूपीएससी का प्री दे रहे हैं वो उसको जरूर नोट डाउन करें, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके इसके बारे में वेटलैंड इंटरनेशनल के बारे में इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स टू सस्टेन एंड स्टोर वेटलैंड्स एंड देयर रिसोर्सेज फॉर पीपल एंड बायोडाइवर्सिटी। इट इज एन इंडिपेंडेंट नॉन फॉर प्रॉफिट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है ये और गवर्नमेंट और एनजीओ के द्वारा इनको सपोर्ट मिलता है। 1996 में विद एन ऑफिस इन न्यू दिल्ली, इंडिया एज ए पार्ट ऑफ वेटलैंड्स इंटरनेशनल नेटवर्क टू प्रमोट कंजर्वेशन। ध्यान दीजिएगा, इनका ऑफिस दिल्ली में है, 96 में इसको गठित किया गया और इंडिया क्योंकि पार्ट है वेटलैंड इंटरनेशनल नेटवर्क का कि प्रमोट करने के लिए कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ वेटलैंड्स इन साउथ एशिया रीजन का हम उसका पार्ट है, इसलिए ये संस्था जो सेंसस करती है उसका बड़ा सिग्निफिकेंस है। Now, Wetlands International established its global headquarters in Netherlands in 1996। ठीक है, ये वेटलैंड इंटरनेशनल की बात हो रही है। नाउ अब वेटलैंड इंटरनेशनल का सबके सवाल पहले ही पूछे गए हैं तो मैंने इसलिए इसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी प्री के पर्पज से। साथ ही साथ आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो भी आपको बहुत सारी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं और आप इनको एज ए होमवर्क जरूर एक्सप्लोर करिए। नाउ चीता प्रोजेक्ट पे कल भी एक आर्टिकल आया था कि जो 8 चीता लाए गए थे उसमें से 12 यहाँ पे लिख दिया गया है। चीता प्रोजेक्ट टू ब्रिंग इन 12 बिग कैट्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका। हाउएवर कल के आर्टिकल में था कि जो जितने 8 या 12 जो भी नंबर्स वहां से लाए गए थे नामीबिया से, उनमें से जो स्पेसिफिकली कूनो नेशनल पार्क में उनको रखा गया है मध्य प्रदेश के में, उनमें से एक टाइगर को, एक चीता को सॉरी, कुछ इन्फेक्शन था। द पॉइंट इज दिस कि जो कूनो नेशनल पार्क बहुत जरूरी है, इसको याद रखिएगा, एमपी में है और वहां की जो जो एनवायरमेंट है ना एमपी का, वो टाइगर्स और
और चीता के लिए जो वहाँ का जो इकोलॉजी है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे बड़े-बड़े गॉर्जेस पाए जाते हैं, मिट्टियों के बड़े-बड़े गॉर्जेस हैं, और जो जहाँ की ज़मीन है, वो वहाँ के उनके रहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसलिए उनको कूनू नेशनल पार्क में उसको रखा गया है, और ये कह रहे हैं कि बोथ कंट्रीज साइन अ लॉन्ग पेंडिंग एग्रीमेंट दैट विल अलाउ द ट्रांसलोकेशन ऑफ 12 चीताज। मतलब साउथ अफ्रीका से 12 चीताज को यहाँ पे लाया जाएगा, और चीता प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके इसको किया जा रहा है। द पॉइंट इज दिस कि इसमें से देश है वो है नामीबिया और एक देश इसमें और मेंशन है अफ्रीका का। इसको आगे देखते हैं, उसमें 2 देशों के नाम है अफ्रीका के, तो वहां से इनको यहाँ पे रिलोकेट किया जाएगा। तो इसमें हाँ, ये वेब पेज है हमारे पीएमओ ऑफिस का, जो पीआईबी की वेबसाइट पे है, उसमें लिखा है कि पीएम रिलीज वाइल्ड चीतास व्हिच हैड बिकम एक्सटेंट फ्रॉम इंडिया इन कूनू नेशनल पार्क। इन कूनू नेशनल पार्क में इसको किया गया है। नाउ इंटरैक्ट्स विद चीता मित्र, चीता रिहैबिलिटेशन मैनेजमेंट ग्रुप एंड स्टूडेंट्स. Cheetahs brought from Namibia are being introduced in India under Project Cheetah, which is the world's first intercontinental large wild carnivore translocation project है पहला, और bring cheetah back to India while help in the restoration of open forest and grassland ecosystem, and also lead to enhanced livelihood opportunities for local community. तो इस वक्त सॉरी दो ही माय मिस्टेक, यहाँ पे सिर्फ 2 ही देशों का नाम है, सॉरी एक ही देश का नाम है, वो पहला है नामीबिया और दूसरा हम खुद। सो अफ्रीका के नामीबिया देश से इसको यहाँ पर लाया जाएगा, रिलोकेट किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी आरबीआई की तरफ से, करंट अकाउंट डेफिसिट मैनेजेबल। आरबीआई गवर्नर उन्होंने कहा जो अभी हमारा कैट का नंबर चल रहा है 3.3% जीडीपी, वो मैनेजेबल है। आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं कि वो मैनेजेबल है, बहुत ज्यादा वास्ट नहीं, डरने वाली बात नहीं है। उसके साथ वो समझा रहे हैं कि the net balance under services and remittances remain in the large surplus, कि remittances और services का जो net balance है वो लार्ज नंबर में है, तो कैट इतना डराने वाला नहीं है। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि बैंक्स टॉलरेंस बैंड है 2 से 6% का इन्फ्लेशन का, उसको भी हम मेंटेन कर रहे हैं। 2 से 4% का 6% का बैंड है हमारा, उसी के बीच होना चाहिए इन्फ्लेशन भी, और कोर इन्फ्लेशन जो है अभी भी वही का वही बना हुआ है। नाउ कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो भी कम हो गया है, बट वो कह रहे हैं कोर इन्फ्लेशन का जो नंबर है ना, वो अभी भी स्टिकी है, वहीं के वहीं पे है, और कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिखा रहा है। नाउ समझते हैं कि कोर इन्फ्लेशन क्या है एक्चुअली, बेस्ड ऑन, तो कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ध्यान दीजिएगा, इसको नहीं समझते, ये भी अपने लिए नहीं है, सिर्फ ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या क्या आता है, इन्फ्लेशन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आता है, सारी गुड्स सर्विसेज का इन्फ्लेशन काउंट होता है सीपीआई में, और एक्सक्लूड क्या करते हैं हम लोग, फूड, फ्यूल प्राइस, एक्साइज ड्यूटीज और इनकम टैक्स, इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। तो कोर इन्फ्लेशन का मतलब हो गया सभी गुड्स और सर्विसेज का जो प्राइस है वो कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमारा कोर इन्फ्लेशन होता है, जिनमें से याद रखिएगा कि फूड, फ्यूल, एक्साइज और इनकम टैक्स, इसको ऐड नहीं किया जाता है। प्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज कोर इन्फ्लेशन। नाउ सेबी, ये बहुत बड़ी न्यूज है इकोनॉमी के लिए, जो इनका सॉरी स्टॉक मार्केट के लिए बड़ी न्यूज है कि सेबी ने अडानी ग्रुप के ट्रांजैक्शंस को स्क्रूटनी करने के लिए बोला है रही है। ये ऐसा एलिगेशन लगाया है हिंडनबर्ग रिसर्च ने उनकी रिपोर्ट के द्वारा ये बात सामने आई है। सो रेगुलेटर हैज रेज्ड लेवल ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ ग्रुप्स डील ओवर द पास्ट ईयर अकॉर्डिंग टू 2 sources to study हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट एडिंग टू इट्स ऑनगोइंग प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। तो हिंडनबर्ग जो रिसर्च ने ये बात बोली है, said its 2-year investigation published on January 24 showed that the Adani Group, led by the world's third richest person Gautam Adani, was involved in massive and brazen stock manipulation and an accounting fraud scheme. तो इससे मुझे यह डेफिनेशन मिली है कि शॉर्ट सेलिंग का मतलब है कि आप इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कर रहे हैं इन विच द इन्वेस्टर बोरोज सिक्योरिटीज एंड सेल्स देम इन द होप्स ऑफ देन परचेजिंग द सिक्योरिटीज एट अ लोअर प्राइस इन द फ्यूचर। मतलब आप ध्यान दीजिए कि आपने जो सपोज करिए कि $100, ऐसे मानिए कि 100 शेयर्स, मान लीजिए डॉलर नहीं, 100 शेयर्स आपने बेच दिए, जो प्राइस था सुबह 10 बजे आपने ये 100 शेयर 50 रुपए के हिसाब से आपने इनको सेल कर दिया। क्या कर दिया? सेल कर दिया। और आपने सोचा कि ये प्राइस
शाम तक इसका प्राइस कम हो जाएगा, या फिर सपोज करिए शाम तक इसका प्राइस 60 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो आपने 100 शेयर 50 रुपए के हिसाब से आपने सेल कर दिए। ठीक है, इस उम्मीद से कि शाम तक आपके 60 में हो जाएंगे। तो जैसे ही शाम दोपहर के 2:30 बजते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं 3:15 पे मार्केट वाइंड अप होने लग जाता है, तो 2:30 बजे आपको लगा कि इसका प्राइस 60 की जगह 70 हो गया है, तो आप तो प्रॉफिट में रहे। ठीक है, तो उस केस में यही 100 शेयर आप जो है दोबारा मार्केट से क्या करेंगे, बाय करेंगे। ठीक है, और स्टॉक को, और जिस जिस ब्रोकर से आपने इन स्टॉक्स को लिया है उसको आप देंगे, 50 रुपए के हिसाब से वापस दे देंगे, और जो 20 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है पर शेयर, वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है। ये तो हो गया आपका एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो समझते हैं, उसको फिर से एक बार देख लेंगे। दूसरे सिनेरियो में क्या है कि सपोज करिए कि आपने 50 रुपए के हिसाब से 100 शेयर आपने लिए थे, 50 रुपए के हिसाब से सुबह लिए थे, इस उम्मीद से कि ये शाम को 60 रुपए हो जाएंगे। शाम को 100 शेयर्स हैं आपके हाथ में, और ये 60 की जगह 40 रह गए। फिर भी आपको शाम को, जो आपका ब्रोकर था जिससे आपने शेयर लिए थे, शाम को आपको 2 बजे उनको ये 50 रुपए के हिसाब से जितने आपके शेयर थे, ये शाम को 2 बजे आपको वापस करने पड़ेंगे, और आपको 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से आपको लॉस यहाँ पे हो जाएगा। इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो बट ये इतना इतना क्लियर होता नहीं है मार्केट में। अधिकतर ऐसा होता है कि ये इसीलिए किया जाता है जिससे आपको प्रॉफिट हो। प्रॉफिट कई फर्म्स को होता भी है, ये बहुत बड़ी स्टॉक मार्केट एक एक कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से होता है। ठीक है, सो सिनेरियो क्या था कि दूसरा सिनेरियो क्या है कि आप मानिए कि आपने 100 शेयर, फिर से समझ लेते हैं, 100 शेयर आपने 50 रुपए के हिसाब से आपने सुबह सेल कर दिए थे कि शाम तक इसका प्राइस 60 रुपए हो जाएगा शाम तक, और शाम को 2 बजे आपने देखा कि इसका प्राइस तो 80 रुपए हो गया है। तो आपको जिस ब्रोकर से आपने सुबह ये 100 शेयर लिए थे, शाम को आप 60 रुपए के हिसाब से वही 100 शेयर उसको आप वापस कर दोगे, पर 30 रुपए के हिसाब से जो आपको 100 रुपए पे ये प्रॉफिट हुआ है, वो आपका जो आपका प्रॉफिट है, ये आप उसको बुक कर सकते हो अपना प्रॉफिट। तो 30 रुपए से आपको प्रॉफिट हो गया, और जो बाकी शेयर थे वो आपने इनको वापस कर दिए। तो शॉर्ट सेलिंग का मतलब है कि आपने बिना शेयर्स को खरीदे आपने उसको सेल किया, और शाम को आकर आपने उसको दोबारा से परचेज करके ब्रोकर को वापस कर दिया। तो ये नॉर्मल जो सेल और परचेज होता है, ये वो चीज नहीं है, ये दूसरी चीज है, जहां पे आपके पास कोई शेयर होते नहीं है, कोई आपने खरीदे नहीं होते हैं, सीधे सेल करते हो आप पहले, और शाम को आकर के उसको आप फिर से खरीद करके किसी को वापस कर देते हो। और नॉर्मल बाय और सेल में क्या होता है, पहले आप 100 शेयर बाय करो, होल्ड करो, और शाम को आके सेल करो। तो कई तरीके होते हैं, बट इस शॉर्ट सेलिंग में क्या है कि आपके पास कोई पहले से आपने उन शेयरों को नहीं लिया है, सिर्फ प्राइस ड्राइव के हिसाब से, जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ड्राइव के हिसाब से आप उसको अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहे हो। इसमें काफी प्रॉफिट भी होता है, इसमें काफी लॉस भी होता है, बट दोनों चीजें, स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है, पर यही मीनिंग है शॉर्ट सेलिंग का। ओके, आई होप कि आपको आज की एनालिसिस इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, कमेंट जरूर करिएगा, और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट न्यूज एनालिसिस में, तब तक तैयारी करते रहिए।